चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सोमरफील्ड मॉडिफिकेशन ऑफ बोर्स थ्योरी। बोर थ्योरी कहीं कहीं पर जाकर लिमिट हो गई, क्योंकि हम जानते हैं हर एक थ्योरी की कुछ न कुछ लिमिटेशन होती है। कहीं न कहीं जाकर लिमिट हो गई, जिसके कारण ये सोमरफील्ड ने उसको आगे बढ़ाया और उसमें काफी ज्यादा सुधार भी किया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इसके लेक्चर में। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो बोर्स थ्योरी थी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ना तो केमिकल प्रॉपर्टी बता पाई थी और न ही ये उसके स्पेक्ट्रम के बारे में कंफर्म बता पाई थी। स्पेक्ट्रम तो बताई थी, एच अल्फा, एच बीटा, वहां पर हमने आपको सीरीज भी दिखाई थी कि बामर सीरीज, पासन सीरीज, पीफर्ड सीरीज, ऐसे 5 सीरीज के बारे में हमने बताया था। लेकिन जब उसे हम उस हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में अगर हम हाई रेजोल्यूशन वाले किसी इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं तो हमें कुछ न कुछ और फाइन स्ट्रक्चर मिलता है। फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है अभी हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। मतलब जब किसी भी हम हाई रेजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट से उसे देखते हैं, जैसे आप सिंपल सा समझ लीजिए, आपने क्या देखा था जब बोर्स थ्योरी ने बताया था कि n इक्वल टू 1 ऐसे बता दिया था, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, कुछ इस प्रकार से, और एज इट इज हमें ऐसा ही मिलता था। बट जब हम इसी स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन एटम के इसी स्पेक्ट्रम को जब हम हाई रेजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे, मतलब जो कि जूम ज्यादा कर सकता है, ज्यादा नजदीक जाकर इसके पास देखे, तो हमें कुछ सभी लाइंस के बगल में कुछ फाइन स्ट्रक्चर भी मिले, कुछ और स्ट्रक्चर मिले थे, जो कि सोमरफील्ड एक्सप्रेशन में यह बताया गया कि हर एक लाइन जो होगी वो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती थी, 3 कंपोनेंट में। बट यहीं पर जाकर ये भी लिमिट हो गए थे, सोमरफील्ड भी। अभी हम लिमिटेशन ऑफ सोमरफील्ड भी पढ़ेंगे। सोमरफील्ड थ्योरी का लिमिटेशन क्या था? हाइड्रोजन थ्योरी की लिमिटेशन ये हुई कि ये डायरेक्ट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 बताता था। लेकिन सोमरफील्ड ने हाई इंस्ट्रूमेंट से जब देखा तो कुछ ऐसा भिन्न दिख रहा था, कुछ और लाइंस दिख रही थी। तो ये सिर्फ 3 लाइन के बारे में चर्चा कर पाए थे, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो देखा गया बाद में कि हर एक लाइन जो है वो 5 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है, 5 अलग अलग भागों, मतलब वो 5, हर एक लाइन के 5 कंपोनेंट होते हैं। 1916 में, 1916 ईस्वी में बोर की थ्योरी को एक्सटेंड किए थे ये। इन 1916 सोमरफील्ड वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सटेंड किया था बोर्स थ्योरी को, बोर्स थ्योरी को और आगे बढ़ाया था और इंप्रूवमेंट किया था 1916 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार, ध्यान से समझिएगा, जो बोर्स मॉडल था वो क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केवल सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। आपने देखा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट मूव करते हैं। लेकिन सोमरफील्ड ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस प्रकार सर्कुलर में तो मूव करेंगे, साथ ही साथ ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी मूव करते हैं। अभी हम आगे क्लियर करेंगे, इनका शेप, साइज पूरा डिराइव करके दिखाएंगे आपको। मतलब बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में भी मूव करते हैं और साथ ही साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी मूव करते हैं। एंड सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल ये कहता है कि द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉनों का मोशन है, वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। इलिप्स में जब मूव करे इलेक्ट्रॉन तो उनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 2 होता है। तब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 क्वांटम नंबर की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहां पर आपको मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। बोर्स ने क्या बताया था? बोर्स थ्योरी, और इधर हेडिंग डालेंगे आप सोमरफील्ड थ्योरी। लिखना नहीं, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। आप समझेंगे या आप शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं सोमरफील्ड थ्योरी।
ध्यान से समझिएगा। बोर ने कहां बताया था, कहां पर जाकर लिमिट हो गया था? इन्होंने कहा था कि एक न्यूक्लियस होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं, वो भी सर्कुलर मूव करते हैं। लेकिन समरफील्ड ने ये प्रूव करके दिखाया, ऐसे ही नहीं कि ऐसे बोल दिया, इन्होंने प्रूव करके दिखा था। आज मैं प्रूव करके भी दिखाने वाला हूं इन्होंने कैसे प्रूव किया था, आपको समझ में आएगा। समरफील्ड ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कोई भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में तो मूव करते हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में तो मूव कर ही रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी मूव करते हैं ये। अब अलग अलग एनर्जी स्टेट होंगे, उसके लिए अलग अलग कंडीशन होंगी। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि कब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, कब इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। जस्ट आगे आपको पता चलता चला जाएगा, हमको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आप ऑटोमेटिक जान जाओगे आज के इस लेक्चर में कि कब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, कब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। समझ में आया सबको? चलिए, अब इनमें क्या बताया गया? इसमें तो बताया गया जो न्यूक्लियस होता है ये सेंटर पर तो होगा जब सर्कुलर में मूव करे, इसमें कहां पर होंगे? क्योंकि हम जानते हैं कोई भी इलिप्स है तो इसके दो फोकाई होते हैं, इसके दो फोकाई होते हैं, एक यहां पर, दूसरा यहां पर। तो जो न्यूक्लियस होता है इसके फोकस पर स्थित होता है, चाहे इस फोकस पर चाहे इस फोकस पर। फोकाई जो होता है फोकस का प्लूरल फॉर्म, एक से अधिक फोकस, इसलिए इसमें फोकाई होते हैं। तो चाहे यहां पर न्यूक्लियस रहेगा चाहे यहां पर न्यूक्लियस रहेगा, मतलब ये फोकाई पर होते हैं। अगर हम इसे कुछ और अच्छी तरह से बनाना चाहें तो जो इलिप्टिकल ऑर्बिट बनेंगे कुछ ऐसे ना बन करके इसके फोकस पर स्थित होगा न्यूक्लियस, मतलब कुछ ऐसे होगा, देख पा रहे हैं? कुछ ऐसे बनेगा। अभी आगे चल के आप समझोगे कैसे बनने वाला है। ठीक, अगला क्या कह रहा है? ये तो फर्स्ट नियम बोला गया, फर्स्ट नियम बोला गया समरफील्ड का कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर में तो मूव करेंगे, साथ ही साथ इलिप्टिकल में भी मूव करते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है? दूसरा नियम कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में, सर्कुलर की बात नहीं की गई इधर, जब इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेंगे तब इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। जब इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेंगे तब इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2 होगा। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे हम शॉर्टकट में DOF लिखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 क्वांटम नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हुआ करता था, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हुआ करता था और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक क्वांटम नंबर की आवश्यकता पड़ती थी जो कि था n, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। जबकि यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाता है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है जब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा। जब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे तो आप क्या बताओगे? सिंपली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। फर्स्ट हमारा होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। आप लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल पढ़े हो, चाहे आप स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करो या स्मॉल के से रिप्रेजेंट करो, आपकी बुक में इधर के से रिप्रेजेंट किया गया इसलिए हमने के से मान लिया। और ऑलरेडी आप लोग पढ़ते आए हो बार बार कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल को, और जो एजीमुथल होता है उसे L से, और जो हमारा मैग्नेटिक होता है M से, स्पिन होता है S से, ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन यहां पर आपके बुक में
एजीमुथल क्वांटम नंबर को के से रिप्रेजेंट किया गया और के से रिप्रेजेंट किया भी जाता है, चाहे आप के लिखिए चाहे आप यल लिखिए। अगर आप यल भी लिखते हैं तो कुछ भी उसमें गलत नहीं है, आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। सो यहां तक तो समझ में आ गया सबको, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नोट डाउन करिए फटाफट से। और तीसरा नियम इन्होंने क्या दिया था, समरफील्ड ने तीसरा नियम क्या दिया था कि ओनली दोज इलिप्टिकल ऑर्बिट आर पॉसिबल, लिख लीजिएगा, ओनली दोज इलिप्टिकल ऑर्बिट आर पॉसिबल विच फॉलो, जो कि अनुसरण करे, विच फॉलो गिवन कंडीशन या गिवन वैल्यू लिख सकते हैं। मतलब वही इलिप्टिकल ऑर्बिट पॉसिबल होंगे जो कि फॉलो दिए गए, जो कि फॉलो करें दिए गए समीकरण को, अगर फॉलो कर रहे हैं तभी वो पॉसिबल होंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा क्या दिया जा रहा है आपको। मतलब पी थीटा जो होना चाहिए, पी थीटा की वैल्यू दी जाती है के, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर एच अपान 2 पाई, और पी आर की वैल्यू एन आर इंटू एच अपान 2 पाई। ये और अगर यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, सेकंड इक्वेशन मान लो, या न मानना चाहो मत मानो, आपकी इच्छा है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करके दिखाएं, इंटीग्रेशन आप पी थीटा डी थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। कहां से कहां तक करेंगे हम, 0 to 2 पाई। अगर हम इंटीग्रेशन किए 0 से लेकर 2 पाई तक, और 0 से लेकर 2 पाई तक ही किया जाए क्योंकि आगे भी हमें यही यूज होने वाला है, यही मिलेगा। 0 से 2 पाई तक हम अगर करेंगे तो आप करके देखिए, पी थीटा की वैल्यू क्या आपको मिली, के एच अपान 2 पाई, तो रखेंगे इसमें 0 to 2 पाई, पी थीटा क्या रख सकते हैं, के एच अपान 2 पाई इंटू में डी थीटा। ये हमारा कांस्टेंट टर्म में बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, के एच अपान में 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई इंटू में 1 इंटू डी थीटा। डी थीटा रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन थीटा, के एच अपान 2 पाई, थीटा का इंटीग्रेशन करोगे, थीटा 1 का इंटीग्रेशन करोगे, थीटा आएगा 0 to 2 पाई, बार थीटा की जगह 2 पाई रखेंगे, के एच अपान 2 पाई इंटू में थीटा जहाँ 2 पाई रखिए, 2 पाई माइनस 0 करेंगे तो वैल्यू वही आ जाएगी। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, मिला क्या, के एच, मतलब इंटीग्रेशन आप 0 to 2 पाई पी थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या मिली, के एच। इक्वेशन नंबर आप इसे फर्स्ट बना लीजिए। सिमिलरली आप इसे भी दिखा सकते हो, पी आर डी आर का 0 to 2 पाई पी आर डी आर इक्वल टू, इधर क्या मिल जाएगा, एन आर एच, इधर भी 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा। इक्वेशन नंबर 2 बना लोगे, होगा कि नहीं होगा। इधर देखो, इधर भी सेम टू सेम होगा, डी आर मिलेगा, आर के रिस्पेक्ट में करोगे आर आएगा, आर की जगह पर एक बार 2 पाई रखोगे माइनस 0, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, जिसे यहां से कैंसिल हो गया, मिलेगा क्या हमको, एन आर एच। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड मिला, समझ में आया। अगर इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है तभी जाकर वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पॉसिबल होगा। या फिर विच सेटिस्फाई लिख सकते हो, विच सेटिस्फाई, सेटिस्फाई गिवन इक्वेशंस लिख सकते हो, जो कि सेटिस्फाई कर रहा हो गिवन इक्वेशन, मतलब वही इलिप्टिकल ऑर्बिट पॉसिबल होंगे। इन्होंने क्या बताया था, बोर्स ने क्या बताया था कि वही सर्कुलर ऑर्बिट पॉसिबल होंगे जो कि मल्टीपल्स होंगे, एन एच अपान 2 पाई, एच अपान 2 पाई के मल्टीपल्स होंगे, मतलब एन एच अपान 2 पाई, एच अपान 2 पाई, 2 एच अपान 2 पाई, 3 एच अपान 2 पाई, 4 एच अपान 2 पाई। इस प्रकार से इन्होंने बताया था सर्कुलर ऑर्बिट के लिए। इन्होंने बताया था जब ये सर्कुलर ऑर्बिट साथ साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी मूव करे तो इलिप्टिकल ऑर्बिट कहां कहां पॉसिबल होगी, हर जगह तो पॉसिबल है नहीं। पहले से मालूम चल गया कि इलेक्ट्रॉन केवल फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव कर सकते हैं, चाहे वो सर्कुलर है चाहे वो इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल में भी उन्हीं इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेंगे जिनकी वैल्यू जो कि सेटिस्फाई करते हो पी थीटा इक्वल टू के एच अपान 2 पाई को, या फिर पी आर जो है एन आर एच अपान 2 पाई को सेटिस्फाई कर रहे हो। समझ में आया, क्लियर हुआ। इन्होंने क्या बताया था सर्कुलर के लिए, यही तो बताया था एन एच अपान 2 पाई, यहां पर आर लिए हो ना, जहां पर अगर आप बता सकते हो पी आर क्या है,
रेडियल मोमेंटा, ये पी थीटा एंगुलर मोमेंटा, के क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एनआर क्या है रेडियल क्वांटम नंबर। अगर आप दिखाना भी चाहो जहां पर पी थीटा क्या है, के क्या है, एच क्या है, सब कुछ दिखा सकते हो। वेयर यहां पर दिखाओ पी थीटा क्या है, पी थीटा इक्वल टू एंगुलर मोमेंटा, पी आर क्या है रेडियल मोमेंटा, और के क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, हमने पहले ही मान लिया था। एनआर क्या है, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनआर क्या दिखा रहा है रेडियल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लिख लीजिए रेडियल प्रिंसिपल, पीएलई मत लिखिएगा नहीं तो सिद्धांत हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एच क्या है हमारा प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट एंड 2 पाई तो जानते हो, पाई की वैल्यू 3.14। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। सबको क्लियर होता है, यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब आइए देखते हैं, हम मान लेते हैं कोई एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ध्यान से समझिएगा। हमने मान लिया कोई एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, कोई एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक, कोई एक इलिप्टिकल ऑर्बिट हुआ। अब जब इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट का फोकस कहां पर होता है, एक फोकस यहां पर होता है, एक फोकस यहां पर होता है। तो दोनों फोकस से कहीं पर हमने मान लिया वहां पर क्या होगा जेड ई, मतलब जो चार्ज है जेड ई होगा ना न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस पर चार्ज जेड ई तो होता है। हमने मान लिया इसके फोकस पर एक न्यूक्लियस है जिस पर चार्ज जेड ई होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं। ये सेमी मेजर एक्सिस होगा, ये सेमी माइनर एक्सिस होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। सेमी मेजर एक्सिस को हम मान लेते हैं स्मॉल, ये पूरा मेजर एक्सिस, ये सेमी मेजर एक्सिस मतलब उसका आधा, और ये सेमी माइनर एक्सिस। यहां पर लिख लेंगे लेट सेमी मेजर एक्सिस इज इक्वल टू स्मॉल ए एंड सेमी माइनर एक्सिस इज इक्वल टू स्मॉल बी। हमने मान लिया। यहां पर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, कहीं पर भी मान लो, हमने मान लिया यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है जिस पे चार्ज ई माइनस होता है, सब लोग जानते हो। जो कि अगर हम इसको मिलाएं देख पा रहे हैं ये थीटा एंगल पर यहां से दिख रहा है, मतलब इस एक्सिस से, इसे अगर हम एक्स एक्सिस माने, इसे वाई एक्सिस माने, तो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर इलेक्ट्रॉन है, मान लिया वो थीटा एंगल पर इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो विद द वेलोसिटी ऑफ v, ऐसे ही तो मूव करेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v, ऐसे मूव करेगा। जब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसे कंपोनेंट में डिवाइड करें तो एंगुलर वेलोसिटी किधर होगी v थीटा, एंड रेडियल वेलोसिटी इधर होगी v r, रेडियस जो है हमारा r है, ये देखो। तो रेडियल वेलोसिटी क्या होगी v r, और एंगुलर वेलोसिटी v थीटा होगी। और हम सभी जानते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी जिसे आप v थीटा से रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज ए r थीटा डॉट, या r ओमेगा के बराबर होता है। जो एंगुलर वेलोसिटी आती है वो r ओमेगा कहिए या r थीटा डॉट कहिए। जो ओमेगा होता है, जो कोणीय विस्थापन जिसे बोलते हो, वही तो होता है थीटा डॉट, या r ओमेगा भी बोल सकते हो, कई कई बुकों में r ओमेगा लिखा रहता है। तो ये जो होगा v थीटा जो इक्वल होगा वो किसके बराबर होगा, r थीटा डॉट का मतलब है d थीटा पान dt, थीटा डॉट का मतलब है। और जो रेडियल वेलोसिटी होगा इधर, रेडियल वेलोसिटी जिसे हम वी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर।
ये आर डॉट के बराबर होगा। आर डॉट की वैल्यू क्या आती है, आर डॉट मतलब डी आर अपान डी टी, इसका ये मतलब होगा। मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी आती है वो आर डी थीटा पान डी टी, और जो रेडियल वेलोसिटी होती है वो डी थीटा पान डी टी। याद रखिएगा, आगे चल के यूज होगा। इन दोनों को बना लेंगे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए, आगे चल के यूज होगा। चाहे इसको हम यूज करेंगे चाहे इसको यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार दिखा देंगे, भी बहुत इक्वेशन बन जाएंगे ना। चाहे इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, आपकी इच्छा है। और हम सभी जानते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम आर स्क्वायर ओमेगा। सिंस वी नो दैट एंगुलर मोमेंटा पी थीटा, एंगुलर वेलोसिटी वी थीटा, एंगुलर मोमेंटा क्या हो जाएगा पी थीटा, इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा होता है। ओमेगा जहां क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट, थीटा डॉट मतलब जो पी थीटा होगा वो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट के बराबर होगा। एंड जो रेडियल मोमेंटा होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। रेडियल मोमेंटा, रेडियल मोमेंटा जिसे हम बोलेंगे पी आर, वो किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या बोला जाएगा, यम इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब आर डॉट। अरे रेडियल वेलोसिटी, रेडियल मोमेंटम निकाल रहे हैं, रेडियल वेलोसिटी, इधर जो वेलोसिटी लिखो वो क्या होगी, रेडियल। तो रेडियल वेलोसिटी क्या है हमारी, वी आर, आर डॉट। तो पी आर की वैल्यू क्या आती है, यम आर डॉट। इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 5, अभी यूज होगा इसका। सिंस पोलर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, पोलर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का पोलर इक्वेशन क्या कहता है, 1 अपान आर बराबर 1 अपान ए 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस इप्सिलॉन का स्क्वायर। ये आता है हमारा पोलर इक्वेशन ऑफ इलिप्स। याद कर लीजिए, पोलर इक्वेशन ऑफ इलिप्स इतना होता है कि 1 अपान आर बराबर 1 अपान ए 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा अपान 1 माइनस ई का स्क्वायर। इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1 अपान ए 1 माइनस इप्सिलॉन का स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये आकर इधर डिवाइड होगा, 1 अपान आर 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा, इसे बना लें क्वेश्चन नंबर 7। नाउ डिफरेंशिएटिंग, और हमने ये वैल्यू क्यों निकाली जानते हो, अभी अब आगे मिल जाएगा। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन नंबर 6 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1 अपान आर को डिफरेंशिएट कीजिए, आर ऊपर जाएगा तो आर पावर -1 होगा, तो क्या बचेगा -1 आर पावर -2 हो जाएगा, मतलब -1 आर अपान आर स्क्वायर बचेगा। ठीक, 1 अपान आर का डिफरेंशिएशन -1 अपान आर स्क्वायर, थीटा रिस्पेक्ट हो रहा है डी आर अपान डी थीटा, इज इक्वल टू 1 अपान ए 1 माइनस टी स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1 अपान ए 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस इप्सिलॉन तो हमारा कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा, तो बचे क्या हमारा सिर्फ प्लस में साइन थीटा, इप्सिलॉन साइन थीटा, प्लस में क्या बचेगा इप्सिलॉन साइन थीटा। वैल्यू रखेंगे -1 अपान आर स्क्वायर डी आर अपान डी थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू क्या होती है 1 अपान ए 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर, 1 अपान ए 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर की वैल्यू क्या है आर 1 माइनस ई कॉस थीटा, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपान आर 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा। सॉरी, कहीं कहीं जगह हमने इसको ई पढ़ दिया, सो आप लोग समझ लीजिए इप्सिलॉन ही है, इनटू में इप्सिलॉन साइन थीटा। ठीक, यूजिंग इक्वेशन 7, यूजिंग इक्वेशन 7। ठीक, यहां से देख सकते हैं एक आर से कैंसिल होगा, मिलेगा क्या हमको, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक आर से कैंसिल हुआ, मिला क्या हमको -1 अपान आर डी आर अपान डी थीटा, ये इज इक्वल टू इप्सिलॉन साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा, 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा।
ये मिला। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का जब हम स्क्वायर करेंगे तो मिले क्या, हमको माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आ जाएगा, बचे क्या 1/r² dr/d थीटा, या इसे ऐसे लिख लेंगे 1/r dr/d थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 - इप्सिलॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो बचा कि नहीं? इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर 8। ठीक, अब हम दिखाएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 से देखिए, इक्वेशन 4 आपको क्या दिखाता है, ये रहा इक्वेशन नंबर 4, पी थीटा इक्वल टू यम आर स्क्वायर थीटा डॉट, यम आर स्क्वायर थीटा डॉट मिला है कि नहीं? यहाँ थीटा डॉट निकाल सकते हो, थीटा डॉट जब निकालेंगे तो मिले क्या आपको, पी थीटा अपान में एम आर स्क्वायर, ये थीटा डॉट की वैल्यू। और इक्वेशन नंबर 5 से क्या देख रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन 5 से आप ये देखिए कि पी आर इक्वल टू यम इंटू आर डॉट, पी आर इक्वल टू यम इंटू आर डॉट, यहां से आर डॉट की वैल्यू निकालेंगे या पी आर ऐसे ही रहने देंगे, इक्वल टू यम आर डॉट को क्या लिखते हो, डी आर अपान डी टी लिख सकते हो कि नहीं? हम इसमें क्या करेंगे, डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यम डी आर अपान डी थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा अपान डी टी। कोई हमने चेंजिंग की इसमें, डी आर अपान डी टी था, अब भी वैसे डी आर अपान डी टी, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल कर दो, अब भी वही है। तो मिला क्या हमको, देखिएगा यम इंटू डी आर अपान डी थीटा इंटू में इसको क्या बोलते हैं, थीटा डॉट, थीटा डॉट की वैल्यू क्या, पी थीटा अपान एम आर स्क्वायर। देखो डी थीटा अपान डी टी, डी थीटा अपान डी टी मतलब थीटा डॉट, उसको क्या बोलेंगे, पी थीटा अपान एम आर स्क्वायर, पी थीटा अपान यम आर स्क्वायर, यम से यम कैंसिल हुआ, पी आर की वैल्यू क्या मिली, पी आर इज इक्वल टू डी आर अपान डी थीटा इंटू में पी थीटा अपान में यम आर स्क्वायर। फिर हम इसे ऐसा लिख सकते पी आर इंटू डी आर, दोनों तरफ डी आर से मल्टीप्लाई करो। अब क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इधर क्या मिलेगा हमको, डी आर अपान डी थीटा इंटू में पी थीटा अपान में यम आर स्क्वायर इंटू में डी आर हुआ। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमें डी आर अपान डी थीटा का होल स्क्वायर बनाना है, डी आर अपान डी थीटा का होल स्क्वायर बनाना है। तो कैसे आप बनाओगे, ध्यान से समझना, डी थीटा से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इधर देखो डी थीटा से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मिला क्या हमको, डी आर अपान डी थीटा, डी आर इंटू डी आर स्क्वायर, तो डी आर अपान डी थीटा इंटू डी थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपान आर का भी स्क्वायर है, तो 1 अपान आर अपान डी थीटा का होल स्क्वायर। मिला कि नहीं, 1 अपान आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर, बचा का सिर्फ डी थीटा, पी थीटा बाई यम इंटू में डी थीटा। बोलो बचा है कितना ही नहीं, पी थीटा बाई यम इंटू डी थीटा इंटू डी थीटा का स्क्वायर, डी आर इंटू डी आर का स्क्वायर, 1 अपान आर। अब देखो 1 अपान आर डी आर अपान डी थीटा की वैल्यू क्या है, 1 अपान आर डी आर अपान डी थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये रख दो। इसकी वैल्यू क्या रखोगे, इप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू में पी थीटा बाई यम डी थीटा, यह है हमारा पी आर डी आर। अब ये वैल्यू उठा के ले जाकर कहाँ रखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पी आर डी आर वहां पर मिला था, याद है सबको, 0 to 2 पाई हम इंटीग्रेशन करे थे पी आर डी आर का, एन आर इंटू एच मिला था, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ले जाकर रखेंगे। इतना फटाफट से सब लोग नोट डाउन करेंगे, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था। एक बार फिर से समझ लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी वी थीटा क्या होती है एंड रेडियल वेलोसिटी इतनी होती है, हम सभी जानते हैं। एंगुलर मोमेंटम जानते हैं पी थीटा इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, एंड रेडियल मोमेंटम हम जानते हैं पी आर इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होती है, मास की वैल्यू एम, वेलोसिटी वैल्यू आर डॉट हो जाएगी। पोलर इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, 1 अपान आर इक्वल टू 1 अपान ए 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा अपान 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। एंड 1 अपान हम यहाँ पर वैल्यू इसलिए निकाल देंगे क्योंकि आगे हमें वैल्यू रखनी थी, 1 अपान ए इंटू 1 माइनस ए इप्सिलॉन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हमें कुछ इतना मिलेगा। हम इक्वेशन नंबर 6 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपान आर का डिफरेंशिएशन मान लो आर स्क्वायर डी आर अपान डी थीटा, थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 1 अपान ए 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर, ये कॉमन हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है,
1 का डिफरेंशिएशन 0, इप्सिलॉन कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा ना, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में इप्सिलॉन साइन थीटा, तो r से r वैल्यू कटी, -1/r dr पान d थीटा इक्वल टू इप्सिलॉन साइन थीटा पान 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा, दोनों पक्षों को हमने स्क्वायर कर दिया, कुछ इतनी वैल्यू बची। हम इक्वेशन नंबर 4 से दिखाएंगे p थीटा इक्वल टू mr स्क्वायर थीटा डॉट की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम ये इक्वेशन नंबर ले जाकर 5 में रखेंगे, बाद में पहले मॉडिफाई कर लेंगे इसको। pr इक्वल टू mr डॉट मिला है, r डॉट को लिख सकते हैं dr पान dt, हमने थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, dr पान d थीटा d थीटा पान dt हो जाएगा। अब d थीटा पान dt को हम थीटा डॉट लिखते हैं, मतलब थीटा डॉट की वैल्यू रख सकते हैं pr पान mr स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया एंड मिला क्या हमको dr पान d थीटा इनटू p थीटा पान mr स्क्वायर। हमने dr से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया और इधर हमको d थीटा पान d थीटा का स्क्वायर लाना था, इसलिए मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी कर दिया, तो मिला हमको 1/r, ये देख रहे हो dr पान d थीटा का होल स्क्वायर, मतलब dr इंटू dr d थीटा इंटू d थीटा, ये कम हो गया 1/r स्क्वायर, ये भी हट गया, p थीटा पान m इंटू d थीटा बच गया। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू हमें फाइंड है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8, फ्रॉम इक्वेशन 8 लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 8 इक्वेशन से हमें फाइंड है, फाइंड वैल्यू। अब यही ले जाकर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, सो नोट डाउन करें, इतना सब लोग नोट डाउन करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, हमको इक्वेशन फर्स्ट मिला क्या था, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट का था 0 to 2 पाई पी आर इंटू में डी आर इज इक्वल टू एन आर एच, यही तो मिला था। पी आर डी आर की जगह पर हम लिख सकते हैं उतना 0 to 2 पाई, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे इतना इप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में पी थीटा डिवाइड बाई एम इंटू में डी थीटा इज इक्वल टू एन आर एच, ये तो बचेगा। और यहां पर एक चीज और ध्यान देंगे, जो पी थीटा पान यम बचा था, यम से यम कैंसिल हो जाता, वहां पर यम था, यहां पर यम आर स्क्वायर था, यम से यम कैंसिल हो जाता, तो यहां पर यम नहीं बचेगा, यम यहां पर नहीं बचेगा, ये यम हट जाएगा, ठीक। पी थीटा यहां से बाहर होगा 0 to 2 पाई इप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा इज इक्वल टू एन आर एच। और हम सब जानते हैं ये जो वैल्यू आती है, कुछ चीजें याद करनी ज्यादा अच्छी रहेगी, क्यों, क्योंकि इसको सब सॉल्व करेंगे बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए आप याद रख लीजिए वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी, मतलब इतने टोटल की वैल्यू जो आएगी, ये पूरे इतने की वैल्यू, ये जो वैल्यू आती है वो आती है 2 पाई इंटू 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1, ये इसके बराबर आती है ये वैल्यू, इज इक्वल टू एन आर एच। और हम जानते हैं जो पी थीटा है, पी थीटा की वैल्यू क्या होती है, आपने अभी देखा था के एच अपान 2 पाई, सबसे पहला वाला इक्वेशन देखिए, पी थीटा इक्वल टू के एच अपान 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई इधर कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या आपको, मिलेगा क्या, के इंटू में 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिला, एन आर, या फिर के इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय इक्वल टू एन आर अपान के, या फिर 1 को उस साइड भेज दी, 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एन आर अपान के प्लस 1, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा हमको एन आर प्लस के अपान के, ऐसे तो होगा एन आर प्लस के अपान के, और इधर आया 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर, इसको जब हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू के अपान एन आर प्लस के, ठीक। रेडियल क्वांटम नंबर अजीमुथल क्वांटम नंबर के सम के बराबर। और हम जानते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेमी माइनर एक्सिस डिवाइड बाय सेमी मेजर एक्सिस, बी अपान ए के बराबर होता है, तो के अपान एन आर प्लस के। और हम सभी जानते हैं एन आर की वैल्यू क्या आती है, रेडियल
और आपकी के की वैल्यू क्या आती है, जो के हो सकता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, के डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मतलब के किसके बराबर होगा, 1, 2, 3, 4, सो ऑन। एंड एन आर किसके बराबर, एन आर जीरो हो सकता है, 0, 1, 2, 3, सो ऑन। तो एन आर प्लस के बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, रेडियल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस के की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर, दोनों के सम के बराबर होगा क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, और ये वैल्यू हमेशा याद रखना, इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इप्सिलॉन की वैल्यू होती है 1 बी अपॉन ए इप्सिलॉन स्क्वायर की, मिले क्या, बी अपॉन ए इक्वल टू के अपॉन एन। सिंस आप लिख सकते हो कि एन आर प्लस के इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिंस एन आर प्लस के इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और दूसरा लिख सकते हो फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए क्या बोल सकते हैं, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है उसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो बी अपॉन ए आती है। ये चीज आप याद रखेंगे, मतलब बी अपॉन ए इक्वल टू के अपॉन एन। नोट डाउन करिए फटाफट से, सब लोग नोट डाउन करेंगे, क्लियर है। अब यहां से आपको क्या मिल रहा है, मतलब इक्वेशन आपको मिला बी अपॉन ए इक्वल टू के अपॉन एन। यहां से ये आपको दिख रहा है कि इफ के यदि एन के इक्वल हो जाए, एजीमुथल क्वांटम नंबर यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल हो रहा है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, के अपॉन के या एन अपॉन एन वैल्यू 1, तो मिल जाएगा क्या आपको, देन b इक्वल टू ए। और जब b इक्वल टू ए होगा, मतलब इधर आइए देखिए, जो b होगा वो a के इक्वल होगा, मतलब ये माइनर और मेजर का बात खत्म हो गया, b और a के इक्वल होगा, तब इलेक्ट्रॉन किस पे मूव करने लगेगा, सर्कुलर। देखो b और a कब इक्वल होता है, सर्कुलर में, सर्कुलर होता है उसके प्रत्येक रेडियस बराबर होती हैं। तो देन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट। और दूसरी कंडीशन क्या बताएगी, दूसरी कंडीशन ये बताएगी इफ के डज नॉट इक्वल टू एन, यदि हमारा के एन के इक्वल ना हो, एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बराबर ना हो, जब एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बराबर नहीं होगा तो आप क्या बता सकते हो, तब बी भी ए के बराबर नहीं होगा, बी डज नॉट इक्वल टू ए। और जो इलेक्ट्रॉन होगा रिवॉल्व इन बी और ए में चेंजिंग रहेगी, मतलब बी जो होगा माइनर एक्सिस हमने माना था, ये मेजर एक्सिस। आप अगर इसे भी मेजर बना लो, इसे भी माइनर बना लो, फिर भी ये इलिप्टिकल ही रहेगा कुछ, तब इसका फिगर ऐसे बन जाएगा, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन तब इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अगर आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर हो जाती है तभी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, और जब हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट में तब मूव करेगा जब हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर ना हो। सो यहां तक नोट डाउन करिएगा, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। सो चलिए अब हम बात करते हैं कि एनर्जी ऑफ समरफील्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट, समरफील्ड ने जो इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाया था उसके लिए क्या एनर्जी निकलेगी। फिर से आप एक बार फिगर बना लीजिएगा, बहुत जल्द से आप देख लीजिएगा। फिगर में क्या हमने देखा था कि जो सेमी मेजर एक्सिस था ऐसे कुछ, यही तो था, ये हमारा ए, ये बी, यहां पर कहीं हम रखे थे इसके फोकस पर न्यूक्लियस जिसका चार्ज Jd था, यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन था जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इधर आपका v थीटा एंड इधर आपका लगेगा v r रेडियल वेलोसिटी ना, ये एंगल हमारा थीटा था। तो दो चार्जों के बीच आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, इसीलिए हमने इसको बनाया। आप जानते हो टोटल एनर्जी कितना होता है, टोटल एनर्जी E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, स्थितिज ऊर्जा आप निकाल जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 बाई R, यही तो निकालते हो ना पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ
यम वी स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी, रेडियल वेलोसिटी प्लस एंगुलर वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी मूव कर रहा है ये, तो वी आर स्क्वायर प्लस वी थीटा स्क्वायर, रेडियल वेलोसिटी प्लस एंगुलर वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 की वैल्यू क्या है, चार्ज जेडी, जिसका चार्ज प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो Q1 पर प्लस का ZE और Q2 पर माइनस का E डिवाइड बाई R, रेडियस, यहाँ पर रेडियस क्या है हमारा R है, क्या बचा हाफ, इसका यम से मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या हो जाएगा, या फिर आप वैल्यू पर रख दो यम वी आर का स्क्वायर। अब देखो रेडियल वेलोसिटी की वैल्यू हमने क्या रखी थी, रेडियल वेलोसिटी क्या होता है आर डॉट, तो आर डॉट का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वी थीटा क्या था आर थीटा डॉट, तो आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, यही तो होगा, प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इधर आगे क्या आ जाएगा माइनस, और इंटू में जेड ई इंटू ई स्क्वायर, तो जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर, बचा कि नहीं बचा, क्या होगा ये 1/2 यम से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा यम आर डॉट का स्क्वायर प्लस में यम आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अब देखिएगा हमें कुछ इस प्रकार इसको फार्मूला बनाना है ताकि ये हमारा एंगुलर मोमेंटा और रेडियल मोमेंटा में चेंज हो जाए। तो आइए बना लेते हैं। टोटल एनर्जी E इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा हाफ, इधर यम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यम स्क्वायर आर डॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई यम, प्लस में इधर आप यम आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो जाएगा यम स्क्वायर आर पावर 4 थीटा डॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई यम आर स्क्वायर। ठीक, हम ऐसे बना रहे हैं माइनस में क्या बचा इधर जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 मतलब हाफ यम आर डॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई यम, प्लस में इसको लिख सकते हैं यम आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, हो सकता है ना एम स्क्वायर आर पावर 4 थीटा डॉट का स्क्वायर अपान में यम आर स्क्वायर माइनस में जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं। अब ये किसकी वैल्यू है रेडियल मोमेंटा, ये किसकी वैल्यू है एंगुलर मोमेंटा, अभी जस्ट पहले देखे थे क्या हो जाएगा हाफ, ये है रेडियल मोमेंटा मतलब पी आर का स्क्वायर अपान यम, प्लस में ये किसकी वैल्यू है एंगुलर मोमेंटा मतलब पी थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई यम आर स्क्वायर माइनस में जेड ई स्क्वायर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। अभी जस्ट हमने पी आर की वैल्यू दिखाई थी, पी आर की वैल्यू निकाली थी पी थीटा पान आर स्क्वायर इंटू डी आर पान डी थीटा, जस्ट पहले निकाला था तो पी आर की वैल्यू रख देंगे, सिंस पी आर की वैल्यू हमने क्या निकाला पी थीटा अपान आर स्क्वायर इंटू डी आर पान डी थीटा, यही तो निकाला था। तो इक्वेशन नंबर इसमें रखेंगे, ये हमारा पी आर की जगह यहाँ पर रख सकते हैं, मिले क्या हमको हाफ, पी आर जगह रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको पी थीटा अपान आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में डी आर, ऐसे कुछ लिख लेंगे डी आर अपान डी थीटा का होल स्क्वायर, और यम है ना 1/m इंटू में 1/m, क्लियर, प्लस में इधर क्या बचा पी थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर माइनस में जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। इधर क्या है आर स्क्वायर होल स्क्वायर है तो आर पावर 4, हम इधर से कुछ कॉमन कर रहे हैं 1/2 इंटू में 1/, एम आर स्क्वायर इसमें भी है एम आर स्क्वायर इसमें भी निकलेगा पी थीटा का स्क्वायर पी थीटा का स्क्वायर, तो आप निकाल लेंगे पी थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर। देखो पी थीटा का स्क्वायर इसमें भी है पी थीटा का स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर और इधर भी आर स्क्वायर, इधर अभी आर स्क्वायर बचा क्या किसका होल स्क्वायर है, बचा क्या इधर 1/r स्क्वायर डी आर अपान डी थीटा का होल स्क्वायर, तो इसे ऐसा लिखिए ना 1/r डी थीटा अपान डी आर का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में जेड ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में। अब देखिए ये माइनस है उस साइड भेज दीजिए, इधर ई है ना, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या निकलेगी कुछ ऐसे, मतलब इसको इधर रहने दीजिए इसको इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा
पी थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2m r स्क्वायर 1/r dr/d थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो e प्लस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0r। अगर हम इसकी वैल्यू निकाले तो ये इधर जाकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, पी थीटा नीचे होगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर हम निकाले 1/r dr/d थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 1, तो वैल्यू क्या निकलेगी, 2m r स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2m r स्क्वायर ई डिवाइड बाई पी थीटा का स्क्वायर नीचे होगा, इसमें भी सेम चीजें होगी, 2m r स्क्वायर ऊपर होगा तो 2m r स्क्वायर ई स्क्वायर जेड डिवाइड बाई पी थीटा स्क्वायर नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे क्या है हमारा 4πε0r पी थीटा का स्क्वायर। और यहां से देख सकते हैं ये r से r कैंसिल होगा, कंफर्म, ये एक r से एक r कैंसिल हुआ, और यहां से एक 2 2 जा 4, हमें मिला क्या यहाँ पर, और ये जो +1 है उस साइड भेज देंगे, ये -1 हो जाएगा, तो मिलेगा क्या हमको 1/r dr/d थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m r स्क्वायर ई 2m r स्क्वायर ई डिवाइड बाई पी थीटा का स्क्वायर प्लस में यहां पर क्या बचा, एम आर ई स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड डिवाइड बाई 2πε0 पी थीटा स्क्वायर 2πε0 पी थीटा स्क्वायर, और जो ये +1 इधर था ये जाकर उस साइड क्या हो जाएगा -1। इसे हम बना लेंगे क्वेश्चन नंबर, शायद 8 तक हमने बनाया था, कंफर्म नहीं है इसमें, शायद 8 तक बनाया था, जहां तक बनाओगे, अगर 7 तक बनाओगे तो 8 बना लेंगे, 8 तक बनाओगे तो 9वां क्वेश्चन बना लिया, ठीक। और यहां पर लिखेंगे फ्रॉम पोलर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स के पोलर इक्वेशन से, इलिप्स का पोलर इक्वेशन क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/a 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस इप्सिलॉन का स्क्वायर, ये पोलर इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है। अगर हम यहां से 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, यहां से 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना निकलेगा, इसकी वैल्यू निकालोगे ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब a 1 माइनस इप्सिलॉन का स्क्वायर डिवाइड बाई r, यही तो बचेगा। 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, a इंटू 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाई r, यही रहेगा। आगे देखते हैं, यहां से आप इप्सिलॉन कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो इप्सिलॉन कॉस थीटा कैसे निकालोगे, इप्सिलॉन कॉस थीटा को उस साइड भेज दो, जब इप्सिलॉन कॉस थीटा को उस साइड भेज देंगे तो बचेगा हमारा इप्सिलॉन कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और जब इसको इस साइड भेजे इसको इधर कर दो, 1 माइनस a 1 माइनस इप्सिलॉन का स्क्वायर डिवाइड बाई r हो सकता है। हमने क्या किया, इप्सिलॉन कॉस थीटा को उस साइड भेज दिया, चाहे उस साइड लिखो चाहे इस साइड लिखो, उस साइड भेज दिया पॉजिटिव हो गया, और इसको इधर ले आया 1 माइनस a 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन r, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे मिले क्या है, ये हमको हो जाएगा इप्सिलॉन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, आप लिख लीजिए 1 माइनस a 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाई r का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a क्या है 1 ba, मतलब 2a 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाई r, ये आया इप्सिलॉन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, लिख सकते हो कि नहीं, तो मल्टीप्लाई करा दो, इप्सिलॉन स्क्वायर माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस में 2a 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाई r। यहां से आप इप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हो, इप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जब हम इप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो मतलब माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये उस साइड चला जाएगा, मतलब 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, प्लस a स्क्वायर 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस में 2a 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाई
आर। हो सकता है इतना। तो माइनस इधर है, माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे, इप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ माइनस। जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उधर बचे क्या हमको, ये हमारा फिगर है, बचे क्या हमें इप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस में हो जाएगा, मतलब माइनस 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर, माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस, माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, एंड इधर जो था ये हमारा माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2a 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड विथ 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा के होल स्क्वायर से दोनों पक्षों में हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड हमने क्यों किया, रीअरेंज करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि इतना अपान इतना जब करते हो तो वैल्यू कितनी निकलती है, 1 अपान आर डी आर अपान डी थीटा का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 7 या 8 देखिए, वहां पर हमने दिखाया कि इप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो होगा इसके बराबर होगा, मतलब लेफ्ट हैंड में हमें इसके बराबर ये मिल जाएगा, तो राइट हैंड इसका इक्वल टू इतना कर देंगे, हो सकता है ना, इसलिए हमने डिवाइड किया। तो आप डिवाइड कर दीजिए, इप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 माइनस में 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, प्लस में 2a 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक, या फिर आप देखिए इधर इक्वेशन नंबर 10 से, इक्वेशन नंबर 10 में क्या दिखाया जा रहा है, 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा इक्वल टू a 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर अपान आर। तो अगर हम दिखाएं 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो इधर होल स्क्वायर कर दो, और अगर हम बात करें 1 अपान 1 माइनस इप्सिलॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर की, क्या बचेगा हमारा, ये जस्ट पलट जाएगा, आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। तो इसकी जगह पर इतना लिखा जा सकता है, आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर अब क्या बचा, क्या माइनस में 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, प्लस में 2a 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अब आप बारी बारी से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर कैंसिल होगा, बचे क्या हमको, माइनस में आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इधर कराइए, माइनस में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर से इतना कैंसिल, मतलब बचा सिर्फ 1। इसका मल्टीप्लाई इधर कराइए, समझ में आ रहा है ना। इसका मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे तो एक आर से एक आर कैंसिल होगा, एक ए से एक ए कैंसिल होगा, मतलब ऊपर एक आर बचा 2r हो गया, प्लस में 2r डिवाइड बाई, क्योंकि 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर से 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर भी कैंसिल होता, एक ए से एक ए कैंसिल हुआ था, बचा क्या था, a 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर। और ये किसके बराबर था, ये फ्रॉम इक्वेशन अबव, इक्वेशन 7 या 8 हमने बनाया था, वहां से देखिए इतना जो था इतने के बराबर था, 1 अपान आर डी आर अपान डी थीटा का होल स्क्वायर के बराबर। तो इसे 10 बनाए थे, इसे इक्वेशन नंबर 11 बना लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 11। अब देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 11 और इक्वेशन नंबर 9 के लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड इक्वल होंगे, बोलो हाँ या ना, इक्वल होंगे या नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन इधर लिख लेंगे सब लोग, फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 11, 9 और 11 से लेफ्ट हैंड दोनों इक्वेशन का इक्वल है और राइट हैंड आल्सो इक्वल होगा, मतलब ये जो होगा टर्म उस टर्म के बराबर आएगा। वो टर्म क्या है, 2m r स्क्वायर ई, कुछ इसे इस प्रकार हम रीअरेंज करेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे, 2m e अपान p थीटा का स्क्वायर इंटू में r स्क्वायर, प्लस में m e स्क्वायर z डिवाइड बाई
टू पाई इप्सिलॉन नॉट पी थीटा का स्क्वायर इंटू में आर, लिख सकते हो ना, माइनस में 1 इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, माइनस में 1 अपान ए स्क्वायर 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। प्लस में 2 अपान ए 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर इंटू में आर माइनस में 1। देख पा रहे हैं कुछ इक्वेशन दिख रहा है, आर स्क्वायर का कंपोनेंट ये है, आर स्क्वायर का कंपोनेंट ये है, आर का कंपोनेंट ये है, आर का कंपोनेंट ये है, -1 -1, मतलब दोनों इक्वेशन लगभग इक्वल हैं। मतलब कंपोनेंट अगर हम यहां पर कंपेयर कर सकते हैं तो आप कंपोनेंट का कंपेयर कर दीजिए। कंपेयरिंग कंपोनेंट ऑफ आर स्क्वायर, कंपोनेंट ऑफ आर स्क्वायर कंपोनेंट का कंपेयर कर लीजिए इतना, तो कंपेयर करेंगे तो आर स्क्वायर का कंपोनेंट इक्वल टू इस आर स्क्वायर कंपोनेंट के बराबर होगा, मतलब 2me डिवाइड बाई पी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 1 अपान ए स्क्वायर 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर। आगे मिलेगा क्या हमको, हम जानते हैं कि सिंस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपान ए फॉर इलिप्स। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, मतलब इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस में 1 अपान ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या हमको 2me अपान में पी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 1 अपान बी स्क्वायर, ये बचा। अब हम क्या करेंगे, आर के कंपोनेंट का कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कंपोनेंट ऑफ आर के कंपोनेंट का कंपेयर करने पर, जब हम आर के कंपोनेंट का कंपेयर करेंगे तो क्या बचेगा, इतना इक्वल टू इतना, मतलब m e स्क्वायर जेड डिवाइड बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट पी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपान ए 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर। तो यहां पर भी 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर जहां पर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, मतलब होगा 2 अपान ए इंटू बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर करते तो ए स्क्वायर ऊपर चला जाता, ए स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया, बचा क्या हमको m e स्क्वायर जेड डिवाइड बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट पी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a अपान बी स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए फटाफट से, समझ में आया यहां तक। इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 12, इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अब हमें जरूरत है ई को निकालने की, हम निकाल रहे हैं एनर्जी। तो एनर्जी आप कैसे फाइंड करोगे, यहां पर एक चीज हमेशा याद रखोगे, जो इक्वेशन हमें मिला है इसको 13 के स्क्वायर से करके डिवाइड कर देंगे, तब जाकर हमें एनर्जी निकाली जाएगी, एनर्जी निकाल पाएंगे। तो आप लिखेंगे, अदरवाइज आप एनर्जी नहीं निकाल सकते, एनर्जी निकालेंगे वैल्यू चेंज आएगी, जो वैल्यू आपको डिफाइंड है वो जो इक्वेशन मिला है 13 के इक्वेशन का स्क्वायर करो और इससे डिवाइड करो, तब जाकर एनर्जी निकाल पाओगे। तो एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 12 डिवाइड बाई 13 का स्क्वायर। ठीक, 12 क्या है हमारा, 2me अपान पी थीटा स्क्वायर, 2me अपान पी थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई इसका होल स्क्वायर करेंगे, m स्क्वायर ई पावर 4 जेड स्क्वायर, m स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और पी थीटा स्क्वायर, पी थीटा पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर है पावर 4 इज इक्वल टू -1 अपान बी स्क्वायर है, एज इट इज लिखे रहेंगे, इसका तो स्क्वायर करना नहीं था, डिवाइड बाय 13 का होल स्क्वायर करना है, 13 का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर अपान बी पावर 4, 4a स्क्वायर अपान बी की पावर 4। तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसमें भी सेम रूल। क्या मिलेगा हमको, ये उस ऊपर ले जाएंगे तो मिलेगा क्या, 4 2 8, 8
पाई स्क्वायर यम इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर पी थीटा स्क्वायर इंटू में ई डिवाइड बाई, यही तो मिलेगा ना हमको। पी थीटा का स्क्वायर इधर भी नीचे भी है, क्या हो जाएगा यम स्क्वायर, ये पी थीटा पावर 4 था सॉरी, यम स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर इंटू में पी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया ऊपर गया बी की पावर 4 माइनस में डिवाइड बाई 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इससे कैंसिल होगा तो ऊपर बी स्क्वायर बचेगा ना, और पी थीटा स्क्वायर इससे कैंसिल होगा ऊपर पी थीटा स्क्वायर बचा, एक एम से एक एम भी कैंसिल हुआ और कुछ कैंसिल होगा नहीं, मिले क्या हमको 8 पाई स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर पी थीटा स्क्वायर इंटू ई डिवाइड बाई नीचे बचा यम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में बी स्क्वायर अपान में 4a स्क्वायर। ई की वैल्यू निकालनी थी तो हम ई की वैल्यू निकालेंगे क्या, जो मल्टीप्लीकेशन में होगा डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड में होगा उधर जाकर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन होगा मतलब माइनस एम ई पावर 4 जेड स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई, ये इधर मल्टीप्लाई होगा वो साइड डिवाइड होगा तो 8 चौक 32 पाई स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर पी थीटा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, या फिर हम इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, माइनस में ऊपर लिख सकते हैं ना बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं, बात तो वही हुई ना, यम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 32 पाई स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर पी थीटा का स्क्वायर। अब पी थीटा बराबर क्या होता था के एच अपान 2 पाई, पी थीटा इक्वल टू क्या होता था के एच अपान 2 पाई, तो पी थीटा यहाँ पर क्या रख देंगे के एच अपान 2 पाई, के एच अपान 2 पाई का होल स्क्वायर, सिंस पी थीटा इक्वल टू के एच अपान 2 पाई, क्या मिला हमको माइनस में बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर यम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर, और 2 पाई का होल स्क्वायर करोगे तो 4 पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 32 पाई स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर कैंसिल हुआ 4 32, मिला क्या हमको ई की वैल्यू माइनस में बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर यम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर, नोट कर लीजिए। या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे बी अपान ए की वैल्यू भी रख दो, बी अपान ए बराबर क्या होता है के अपान एन, तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर जहां क्या लिख सकते हो, क्योंकि बी अपान ए बराबर के अपान एन, तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, ठीक। नीचे क्या बचा एच स्क्वायर था ही इंटू में एन स्क्वायर, ऊपर हमारी वैल्यू कैंसिल, ये माइनस एम ई पावर 4 जेड स्क्वायर अपान में 8 पाई इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू में एन स्क्वायर, मतलब जो एनर्जी है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट कर रही है किस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है एन स्क्वायर के, वो के पर डिपेंड नहीं कर रही है, एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं कर रही, जो एनर्जी है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रही है, एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं कर रही है। सो नोट डाउन कर लीजिए, यहां से आपको कंफर्म हुआ कि हेंस फॉर बोथ सर्कुलर एंड इलिप्टिकल ऑर्बिट द एनर्जी आर सेम एंड डिपेंड ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब चाहे वो इलिप्टिकल ऑर्बिट हो चाहे वो सर्कुलर ऑर्बिट हो, दोनों के लिए जो एनर्जी होगी वो सेम होगी, जो एनर्जी होगी वो क्या होगी सेम होगी, वो भी कितना माइनस में एम ई पावर 4 जेड स्क्वायर अपान में 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू में एन स्क्वायर, और ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड करी, सिर्फ एन स्क्वायर पर इनवर्सली डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, देख रहे हैं ना एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये के पर डिपेंड नहीं कर रही है, और के के लिए और एन के लिए मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों क्वांटम नंबर के लिए वैल्यू ई की समान ही होगी। सो यहां तक नोट डाउन कर लीजिएगा, फटाफट से नोट डाउन करिए। अब हम चलते हैं साइज एंड शेप ऑफ समरफील्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट, क्या साइज थी और क्या शेप था,
नोट डाउन करिए फटाफट से। तो चलिए अब हम बात करते हैं साइज एंड शेप ऑफ समरफील्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट जो होगा उसका साइज क्या होगा एंड शेप क्या होगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 13, देखिए सब लोग, फ्रॉम इक्वेशन 13 इक्वेशन में हमने बताया क्या, फ्रॉम इक्वेशन 13 इक्वेशन में हमने इक्वेशन पर लिखिए आप, इक्वेशन था हमारा यम ई स्क्वायर जेड अपान 2 पाई इप्सिलॉन नॉट पी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a अपान बी स्क्वायर, यही था इक्वेशन। यहां से हम a और b की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कोई भी इलिप्टिकल ऑर्बिट ऐसे ही था, बनाया था गया था, यहां पर फोकस पर एक न्यूक्लियस था, यहां पर कहीं इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, ये हमारा सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। शेप एंड साइज का तभी पता चलेगा जब हम ए और बी के वैल्यू निकाल पाएंगे, मतलब सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यू। तो यहां से ए की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, बी स्क्वायर अपान 2 इधर चला आएगा तो ए की वैल्यू क्या निकलेगा, बी स्क्वायर इधर जाएगा तो यम ई स्क्वायर जेड बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इधर आ जाएगा तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी थीटा का स्क्वायर होगा। पी थीटा की वैल्यू रख दीजिए, यम ई स्क्वायर जेड इंटू में बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू पी थीटा की वैल्यू क्या होती है, के एच अपान 2 पाई, के एच अपान 2 पाई का होल स्क्वायर। मिला क्या हमको, यम ई स्क्वायर जेड बी स्क्वायर डिवाइड बाई, और बी स्क्वायर की भी वैल्यू आप रख सकते हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं कि बी अपान ए बराबर के अपान एन, तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो के स्क्वायर ए स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, तो यहां से बी स्क्वायर वैल्यू आप पुट कर दीजिए, बी स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी, के स्क्वायर ए स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। अरे बालक, बी स्क्वायर निकालो तो के ए हो जाएगा के ए अपान एन, इसका भी होल स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ क्या लिखोगे, के स्क्वायर ए स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, मतलब इधर हो जाएगा के स्क्वायर ए स्क्वायर अपान में एन स्क्वायर, तो ये भी नीचे चला गया एन स्क्वायर। नीचे क्या बचा है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू में के स्क्वायर एच स्क्वायर अपान में 2 टू जा 4 पाई स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, पाई ऊपर चला जाएगा, बचे क्या हमारा यम ई स्क्वायर जेड इंटू में पाई, के स्क्वायर से के स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और ए से एक ए भी कैंसिल हुआ, मिला क्या, यम ई पावर 4 यम ई स्क्वायर जेड, और पाई इधर ऊपर चला गया, पाई ए डिवाइड बाई इप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर। या फिर अब ए की वैल्यू आप इधर तो 1 बच गया कट करने के बाद, ए की वैल्यू अब निकाल लीजिए, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइड बाई यम ई स्क्वायर जेड इंटू पाई, या ए की वैल्यू। या फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे आप रीअरेंज करके ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, ध्यान से समझिएगा, रीअरेंज करके इप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, इप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइड बाई यम ई स्क्वायर इंटू पाई, यम ई स्क्वायर पाई इंटू में एन स्क्वायर अपान जेड इक्वल टू में ए। ये होगा हमारा ए नॉट के बराबर, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपान जेड इक्वल टू ए, वेयर ये ए नॉट के बराबर कैसे हुआ, ए नॉट क्या है हमारा, बोर्स रेडियस, बोर्स रेडियस, और बोर्स रेडियस की वैल्यू आप सभी जानते हो यही निकली थी, इप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइड बाई यम ई स्क्वायर पाई। जब हमने बोर रेडियस पढ़ाया था वहां पर देखिए बोर रेडियस की वैल्यू हमने यही निकाला था, इप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपान में एम स्क्वायर पाई। ये तो निकल गई हमारी ए की वैल्यू। अब आपको बी की वैल्यू भी निकालनी है, मतलब बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए की जगह हम बी फार्मूला पुट कर देंगे, सिंस हम जानते हैं, हमेशा ये लगाइएगा कि बी अपान ए इज इक्वल टू के अपान एन होता है। ए की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ए बराबर क्या निकलेगा, बी एन अपान के, तो इसमें पुट कर दीजिए ए नॉट इंटू में एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड इक्वल टू, एक जगह क्या रखेंगे, बी एन अपान के, एक एन से एक एन कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा बी बराबर ए नॉट एन के डिवाइड बाई जेड, ये बी की वैल्यू आ गई।
यहां से आपको मिला क्या, शेप कैसा होगा, साइज कैसी होगी, ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई। तो यहां पर आपने देखा था सिंपली से, मैं बार बार बता रहा हूं कि इफ, केस नंबर फर्स्ट लिख लीजिएगा, केस नंबर फर्स्ट, इफ n इक्वल टू के, या फिर आप ऐसे लिखिएगा के जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर n के बराबर हो जाए, यदि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर हो जाए, तब क्या है, ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू तो हमारी यही रहेगी, ए की वैल्यू क्या है, ए नॉट n स्क्वायर अपॉन जेड ना। तो बी की वैल्यू निकाल लो, के की जगह आप n रख दीजिए, के जो है n के बराबर है, तो क्या मिलेगा, बी इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा, ए नॉट n स्क्वायर अपॉन जेड, मतलब a इक्वल टू बी मिला। जब a इक्वल टू बी मिला मतलब आप बोल सकते हो कि ये क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट होगा। यहां पर a जो है b जो है वो इक्वल है, a इक्वल टू बी, मतलब ये क्या हुआ हमारा, सर्कुलर, शेप हमारा सर्कुलर हुआ। और यदि केस नंबर सेकंड की बात करें, केस नंबर सेकंड की, यदि इफ k इज लेस देन n हुआ, n से ज्यादा तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हो नहीं सकता, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ज्यादा तो हो नहीं सकता, एजीमुथल क्वांटम नंबर या तो कम होगा या तो उसके बराबर होगा। यदि बराबर हुआ तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये चीज ध्यान देना। और यदि छोटा हुआ, और यदि छोटा हुआ तो किस में मूव करेंगे, वो इलिप्टिकल में। कैसे मूव करेंगे ध्यान से देना, जब ये छोटा होगा तो a जो होगा वो ग्रेटर देन b होगा, मतलब b जो होगा वो a से छोटा आएगा। अब देख लीजिए n से वैल्यू छोटी है k की वैल्यू n से छोटी है, मतलब n इंटू n स्क्वायर तो होगा नहीं, कुछ कम वैल्यू होगी, b की वैल्यू कम आएगी a की अपेक्षा, तो ये मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा, कुछ ऐसे है। यहां पर हमारा सेमी मेजर एक्सिस a हुआ, ये सेमी माइनर एक्सिस b, मतलब b छोटा होगा a से। और भी ज्यादा डीपली चलना चाहे तो वो भी चलिए, यहां तक तो समझ में आ गया, और डीपली चलिए, यहां तक नोट करिए, हम और डीपली बताते हैं आपको। a और b की वैल्यू ये निकली थी, मतलब यहां पर आप लिख लीजिए a की वैल्यू निकली है a नॉट n स्क्वायर अपॉन जेड, यही तो निकला है ना, एंड b की वैल्यू निकली है b इक्वल टू a नॉट n k अपॉन जेड, यही वैल्यू हमें निकली है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जेड की वैल्यू 1 आती है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो जेड की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो a की वैल्यू क्या मिली, a नॉट n स्क्वायर, और b की वैल्यू मिलेगी हमें a नॉट n k। जेड की वैल्यू 1 होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, a और b की वैल्यू इतनी मिली हाइड्रोजन एटम की बात करें अगर। और यहां पर हम केस नंबर फर्स्ट की बात करें, केस नंबर फर्स्ट, यदि पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की जा रही है n इक्वल टू 1, तो k भी हमारा 1 होगा, k भी हमारा 1 होगा, तो n इक्वल टू 1 है, k भी 1 है, n की जगह हम 1 रखिए, क्या है, a इक्वल टू a नॉट ना, और b इक्वल टू n भी 1 k भी 1, मतलब b भी हमारा a नॉट के बराबर है, मतलब ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। ये a इक्वल टू a नॉट आ रहा है, b इक्वल टू भी a नॉट आ रहा है, मतलब दोनों की लेंथ आपकी इक्वल हो जाएगी और ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने लगेगा। केस नंबर सेकंड की बात करें, सेकंड की, यदि हमारा n इक्वल टू 2 हुआ तो हमारा k क्या हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा। n इक्वल टू 3 हुआ तो k हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। n इक्वल टू 4 हुआ तो k हमारा जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, ऐसी तो होगा। तो n इक्वल टू 2 हुआ तो n इक्वल टू, एक बार तो आप देखिए k की वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार k की वैल्यू 2, मतलब एक बार n इक्वल टू 2 है तो k की वैल्यू 1, और n इक्वल टू 2 तो एक बार k की वैल्यू 2, ऐसे अलग अलग रखेंगे। जब n की वैल्यू 2 रखे और k की वैल्यू 1 रखे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, देखना ध्यान से, a की वैल्यू n स्क्वायर, मतलब 2 2 जा 4a नॉट, 4a नॉट, और b की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, मतलब 2a नॉट, 2a नॉट।
ठीक, जब n इक्वल टू 2 रखे और k इक्वल टू 2 रखे तब a की वैल्यू कितनी आई, a तो k पे डिपेंडेंट नहीं करता, 2 2 जा 4 a0 और b की वैल्यू क्या निकलेगी, n की वैल्यू भी 2 एंड k की वैल्यू भी 2, 2 2 जा 4 a0। ये चीज मतलब जब n इक्वल टू 2 आया, k इक्वल टू 2 आया, तो आप यहां पर देख रहे हो कि मान लो ये तो सर्कुलर होगा क्योंकि a भी है b के बराबर हुआ, ये सर्कुलर बना, यहां पर हमारा क्या है न्यूक्लियस। दूसरा वाला n इक्वल टू 2 k इक्वल टू 1 जब आया था तो हमारा a तो ये देखो 4a0 है ना, 4a0 ध्यान समझना, इसकी वैल्यू है हमारी, इधर बनाते हैं, इधर बनाते हैं। केस नंबर सेकंड का फिगर इधर देखिएगा, ये रहा, इधर हमारा ZD है मतलब न्यूक्लियस है, ये रहा हमारा 4a0 मतलब a की वैल्यू भी वही है, b की वैल्यू भी वही है, देखिएगा b की वैल्यू भी वही है 4a0। लेकिन अगले वाले की बात करें यानी इक्वल टू k इक्वल टू 1 आया था तो a की वैल्यू हमारी 4a0 ही मिली थी, मतलब ये 4a0 ही रहेगा, ठीक। जबकि b हमारा 2a0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी कम हो जाएगी, मतलब ये कुछ इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करने लगेगा, ये कुछ ऐसे मूव करेगा इलिप्टिकल ऑर्बिट में। अगर इसका सेमी मेजर एक्सिस देखा जाए कुछ ऐसे यहां से लेकर यहां तक 4a0 ही रहेगा। इसी प्रकार केस नंबर थर्ड की अगर हम चर्चा कर लें, जब हमारा इफ n इक्वल टू 3 है तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब n इक्वल टू 3 के लिए k इक्वल टू 1 एक बार रखेंगे, n इक्वल टू 3 के लिए k इक्वल टू 2 रखेंगे, n इक्वल टू 3 के लिए k इक्वल टू 3 रखेंगे। जब n इक्वल टू 3 रखे k इक्वल टू 1 रखे, यहाँ पर देखिएगा a की वैल्यू कितनी आएगी, 3 3 जा 9a0 एंड b की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से समझते चलिएगा, 3 1 जा 3a0 एंड फिर देखिएगा हमेशा याद रखिए b की वैल्यू होती है kn a0 एंड a की वैल्यू होती है n स्क्वायर a0। ये देखिए आगे लिखा गया है, इसके लिए देख निकालेंगे a की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3 3 जा 9a0 ऑलवेज निकलेगा एंड b की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3 2 जा 6a0 एंड इसके लिए निकालेंगे a की वैल्यू 9a0 ही निकलेगा क्योंकि a की वैल्यू क्या आती है a0 एंड स्क्वायर एंड फिर b की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 जा n के a0 होता है ना, ये देखो n के a0, 3 3 जा 9a0, समझ में आया। इसके लिए जब हम सर्कुलर बनाएंगे मतलब एक फिगर ड्रा करेंगे, हमारा न्यूक्लियस तो यहाँ पर होगा, ये देखो ये रहा हमारा 9a0, इसके लिए दोनों हमारा 9a0 के ही बराबर आया। अगला वाला जो होगा कुछ ऐसा फिगर बनेगा, उसके अगला वाला जो होगा मतलब इसकी वैल्यू कम हो गई, देख लो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर बात करें, इसकी वैल्यू ये 6a0 हो गई। अगला वाला जो फिगर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये लंबाई कम नहीं होगी, लंबाई हमारी सबके लिए वही रहेगी, a की वैल्यू 9a0 9a0 9a0, इसके लिए 9a0, इसके लिए भी, इसके लिए भी, लंबाई हमारी कम नहीं होगी, बस ऊंचाई कम हो जाएगी। सिर्फ इसकी अगर बात करें, इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 3a0, समझ पाए, ये 9a0 ही रहेगा। इसके लिए भी अगर हम इलिप्स है कोई ऐसा है तो इसके लिए भी अगर हम सेमी मेजर एक्सिस बनाएं तो ये 9a0 ही है, एक बार हमारा 6a0 बच जाएगा, फिर अगला वाला ये 9a0 ही रहेगा, ये हमारा 3a0 हो जाएगा, ठीक, कुछ ऐसे ही बनेगा फिगर, समझ में आया, क्लियर हुआ। सो नोट डाउन करिए, अब हम चलते हैं लिमिटेशन की तरफ, नोट डाउन करिए फटाफट से सब लोग, नोट डाउन करें, हेड डालेंगे लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या था सबसे पहले बता देंगे, इन्होंने दिखाया क्या कि n इक्वल टू जब 3 था तो k इक्वल टू 1, 2, 3 था। इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू समरफील्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर नेवर बी जीरो, कि एजीमुथल क्वांटम नंबर कभी जीरो नहीं होंगी, इन्होंने बताया था, बट प्रैक्टिकली
जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो 0 होता है, के आल्सो भी 0, सब लोग जानते हो कि 0 होता है। लेकिन उस समय जब इन्होंने किया था प्रैक्टिकल अपना और शो किया था, तो उस समय 0 नहीं बता पाए थे कि ये 0 होता है। अगली इनकी लिमिटेशन क्या थी, समझ में आया ना, इन्होंने बताया था कि 0 नहीं हो सकता बट के 0 होता है, ये इनकी लिमिटेशन थी। समरफील्ड मॉडल कैन नॉट explain about all line of spectrum, all lines of स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की सभी लाइंस के बारे में ये डिराइव नहीं कर पाए थे। इनके अनुसार, समरफील्ड के अनुसार, जो स्पेक्ट्रम, हर एक स्पेक्ट्रम में 3 लाइंस होती हैं। 3 लाइंस मतलब आपको दिखाया गया ना कि जैसे n = 1, n = 3, n = 4 ऐसे दिया गया है। मान ली n = 1 है, n = 2 है, n = 3 है, तो 2 के लिए भी 3 लाइनें होंगी, इन्होंने ये बताया था। 3 के लिए भी 3 लाइन होगी, 4 के लिए भी 3 लाइन होगी, 1 के लिए भी 3 लाइन होगी। बट रियलिटी जो होती है, रियलिटी वो 5 लाइन होती है। हर एक लाइन 5 कंपोनेंट में डिवाइड होते हैं, 3 कंपोनेंट में नहीं। तो इन्होंने बताया था 3 कंपोनेंट में डिवाइड होते हैं। इनकी 2 लिमिटेशंस थी, और भी लिमिटेशन है, मेनली 2 लिमिटेशन थी कि ये के की वैल्यू बताए थे कि 0 नहीं हो सकती जबकि 0 होती है, और दूसरी लिमिटेशन ये थी कि जो ये लाइन स्पेक्ट्रम की लाइंस को दर्शाए थे, मतलब बोर ने बताया था एक ही लाइन होती, लेकिन इन्होंने हालांकि बहुत इंप्रूवमेंट किया था, लेकिन आगे चल के कुछ थोड़ा सा लिमिटेशन हो गई, क्योंकि आगे चल के हमें 5 लाइन से मिल गई, तब बता गया अरे ये तो फेल हो गए थे वहां पर ना। तो नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आया। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।